टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए 50 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। तो इन 50 डेज में हम सारे जो सिलेबस है मेंस का उसको कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू आंसर राइटिंग, और ये आज उसका डे 8 है। तो आज जो क्वेश्चंस थे वो थे GS1 से रिलेटेड है, डे 8 था आज। तो पहला क्वेश्चन था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, दूसरा क्वेश्चन था इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, एंड तीसरा क्वेश्चन था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो ये जो है ये 3 आपके क्वेश्चन थे। तो चलिए हम अपना जो है पहला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द व्यू ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 चीज़ पूछी है, एक इकोनॉमिक और एक सोशल लाइफ। तो इकोनॉमिक को आप अलग जो है उसको कैटर करेंगे और सोशल को अलग कैटर करेंगे। तो वही हमारी सेम जैसे हमारी अप्रोच होती है कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मेन बॉडी में जो मांगा गया है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको कंक्लूड कर देंगे। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा इसमें। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, आपने ईयर लिख दिया। बिकॉज ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर इट वाज नेम्ड एज इंडस सिविलाइजेशन। Some of its sites are हरप्पन, मोहनजोदारो, लोथल एक्सेट्रा। द सोसाइटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, ऐसे एग्जाम में मत लिखे आना, जो मैंने यहाँ इतने रौले में आईसी लिखा है ना, तो ये ऐसे मत लिख के आना। एग्जाम में जो है पूरा पूरा इंडस लिख के आना, इंडस सिविलाइजेशन। तो अगर ऐसे करके इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने शुरू में लिख रखा है उसके ब्रैकेट में IVC कर दो, तो फिर आगे आप IVC लिख सकते हो। लेकिन मैंने तो यहाँ कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था और डायरेक्ट ऐसे IC लिखा है, तो ऐसे मत लिख के आना। और ये जैसे इंडस सिविलाइजेशन ये लगा दिया है, तो मैंने तो मेरी तो यहाँ कोई कॉपी चेक हो नहीं रही है ना, तो इन सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जिस तरह से हम जैसे प्रीलिम्स के कभी कभी नोट्स बनाते हैं ना और तो वर्ड्स लिख देते हैं, वैसे ही हम आंसर राइटिंग में अपना जो है वैसे ही वर्ड्स लिख देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना कि पूरा पूरा लिख के आना। अगर यहाँ IVC लिख देते थे तो यहाँ IVC लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी कि हमने बता रखा है कि IVC क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी IVC लिखने में। अच्छा, तो ये आपने जो है इंट्रोडक्शन लिख दिया। फिर उसके बाद जो है आप एक मैप बना सकते हैं कि जैसे इंडिया का मैप बनाया, उसमें आपने कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट दिखा दी, हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदारो और लोथल। इस टाइप से आप जो है सिंपल, आपको जैसे मैप भी बनाना नहीं आ रहा है तो आप सिंपल से क्या करिए, यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे करके हैं, ऐसे करके कर दिया, और फिर यहाँ जो है 2-3 साइड दिखा दी, थोड़ा ये जम्मू कश्मीर वाला कर दिया। तो इस तरह से ऐसे करके दिखा दी साइड्स। ये नहीं है पूरा मैप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक आउटलाइन से बता दिया कि यहाँ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर दिखा दिया है, और फिर यहाँ थोड़ा सा हल्का सा गुजरात दिखा दिया लोथल के लिए है, और फिर यहाँ मोहनजोदारो दिखा दिया, और फिर यहाँ हड़प्पा दिखा दिया। इतना सफिशिएंट है, एक आउटलाइन सी बना के आ जाना। ये पूरा इतना बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो है भी नहीं ना, मेन तो इस ग्रीन एरिया में है, तो इस ग्रीन एरिया पे ही फोकस रखना है। इतना मैप बना के आना, बस इतना मैप बना के आना, ये पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा बनाओगे एक तो स्पेस गिरेगा, एग्जामिनर के दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, या तो फिर इसको बहुत छोटा बनाओ अगर पूरा बना रहे हो तो जैसे ये इतना छोटा सा बना दो पूरा बना रहे हो तो। अब इतना बड़ा बनाओगे वो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो इससे अच्छा तो एक आउटलाइन करके अच्छा सा बना दो ऐसे करके। पूरा बना रहे हो तो थोड़ा छोटा बनाओ, ये नहीं कि आधा पेज मैप ने घेर रखा है आपका। ओके, फिर उसके बाद क्या है, इकोनॉमी ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें क्या पता पूछा था, इकोनॉमी और सोशल लाइफ पूछी थी। तो इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज द ट्रेड। कॉमर्स वाज इंपॉर्टेंट एंड देयर वर लिंक्स फ्रॉम ओवरसीज प्लेसेस। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में क्या था, फील्ड्स वर प्लॉग्ड एंड जो कालीबंगा है वहाँ, उसके बाद सोड एविडेंस मिला है। हरप्पन विलेज मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन। तो मतलब जो आपको एविडेंस में जो सारी चीज़ें मिली हैं, वीट, बार्ले, रागी एक्सेट्रा प्रोड्यूस अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ बार्ले वाज प्रोड्यूस एट बनवाली। इंडस पीपल आर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन।
ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या था कि इंडस पीपल हैड कमर्शियल लिंक विद अफगानिस्तान एंड ईरान, दे सेट अप द ट्रेडिंग कॉलोनीज विद अफगानिस्तान एंड दे कैरिड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लेपिस लजुली जो है आपका प्रीशियस स्टोन, मेसोपोटामियम रिकॉर्ड रिफर टू द ट्रेड रिलेशन विद मेलुआ इंडस जो पीपल होते हैं। कोस्टल सिटी ऑफ लोथल जो है गुजरात में यूज्ड एज अ डॉकिंग फैसिलिटी। तो दीज आर ये सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट हो गए। फिर उसके बाद जो है सोशल लाइफ में आपका क्या हो गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज टेकन द फर्स्ट एंड पायनियर सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिपिक्टिंग द एडवांस स्टेजेस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। क्या सोशल डेवलपमेंट, पहला एविडेंस ऑफ द लोअर एंड अपर टाउन जिसको सिटाडल कहते हैं, प्रूव दैट देयर वाज अ सोशल डिफरेंस अमंग द पीपल, जो सिटाडल टाउन था। एविडेंस ऑफ द इंडोर गेम, टॉयज फॉर किड्स एंड स्टेडियम डिपिक्ट अबाउट कि they have the means of the entertainment with them, and they practice the mother goddess and proto Shiva as Pashupati seal, and they मतलब they believe in deity or religion, they practice mother goddess, and they used beads, gemstone and precious metal for jewelry। तो मतलब ये सारे जो है ornaments का भी use करते थे। फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे इसको कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स स्प्लेंडेड एलिमेंट्स ऑन अर्बन सिविलाइजेशन एंड द राइज ऑफ द ऑर्गेनाइज सिटीज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये तो आपने लिखा, अब यहाँ एक जो है ये आप इसको करंट के कंटेस्ट में जो है इसको और अपने जो कंक्लूजन है उसको और अच्छा बना सकते हैं। वो कैसे, द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा गुजरात declared as the 40th UNESCO World Heritage Site shows the evidence for the inter-regional trade with other Harappan cities and as well as the cities in the Mesopotamian region। तो मतलब ये एक एविडेंस है कि जो अभी धोलावीरा गुजरात जो है जो 40th यूनेस्को हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर हुआ है, वहाँ ये एविडेंस मिले हैं फॉर द इंटर रीजनल ट्रेड, मतलब with other Harappan as well as the cities in the Mesopotamian region। तो ये जो है आपका कंप्लीट जो है आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो फोकस है वो एंशिएंट इंडिया पे रहना चाहिए। आप जो है कंक्लूजन में थोड़ा आप करंट सिनारियो का एक टच दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपका जो क्वेश्चन है वो एंशिएंट इंडिया पे जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। तो ये 125 वर्ड्स में लिखा गया था, लिखना है इसको। एंड फिर उसके बाद हम पहले इसको इंट्रोडक्शन करेंगे कि from the time of the Rigveda onward, our education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of the both inner and the outer self। तो it evolved over the period and focused on the holistic development of the individual taking care of the both inner and outer। ये आपका introduction हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे outline the development of the education system in ancient India। तो अब आपको क्या करना है, आउटलाइन करना है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब एंशिएंट टाइम्स में जो है क्या एजुकेशन सिस्टम था, कैसे डेवलप्ड हुआ था, उसको आपको आउटलाइन करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद एंड मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी और साइंस एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि संस्कृत जो है वाज द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक एजुकेशन एंड पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन। संस्कृत जो लैंग्वेज था वो वैदिक एजुकेशन का था और पाली जो लैंग्वेज थी बुद्धिस्ट एजुकेशन की थी। फिजिकल एजुकेशन को भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया था और स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते थे क्रीडा में, मतलब गेम्स में, और धनुर्विद्या में, मतलब आर्चरी में, फॉर एक्वायरिंग द मार्शल स्किल्स। तो इसमें पहले आपने बताया कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, किस चीज़ पे फोकस था, दूसरा बताया कि लैंग्वेज क्या थी, फिर आपने उसको ये बताया कि फिजिकल एजुकेशन पे भी जो है एम्फेसिस था, एंड फिर उसके बाद द गुरु एंड देयर पीपल्स वर्कड टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट एंड लर्न डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू असिस्ट पीपल्स लर्निंग एंड गुरुकुल ऑल्सो नोन एज आश्रम व रेजिडेंशियल प्लेस फॉर लर्निंग। तो आपने ये बता दिया कि कैसे गुरु शिष्य का जो रिलेशन था और कैसे उनके बीच में डिबेट्स होती थी, और उस एंशिएंट टाइम में जो एजुकेशन थी वहाँ जो है गुरुकुल्स होते थे। तो गुरुकुल्स होते थे, तो मोहब्बतें वाला गुरुकुल याद मत करने बैठ जाना, तो वहाँ गुरुकुल्स होते थे
जैसे अब स्कूल कॉलेज होते हैं तो एंशियंट टाइम में वो गुरुकुल्स होते थे. एंड फिर क्या, अकॉर्डिंग to Jatka tales, king took active interest in promoting education. Many universities like Takshila, Nalanda, etc. evolved during this period. तो मतलब बहुत सारी जो जातक टेल्स हैं उनसे पता चलता है कि जो किंग है, राजा है, वो बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लेता था प्रमोटिंग एजुकेशन में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इसी टाइम में जो है इवॉल्व हुई हैं. फिर नेक्स्ट है कि आप जो है कौन कौन से ग्रेट स्कॉलर्स थे उसमें वो बता देंगे. आर्यभट्टा, पन्निनी और ये पतंजलि वर द सम ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ एंशियंट टाइम. फिर कंक्लूड क्या करेंगे, इन एंशियंट टाइम बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन एग्जिस्टेड. इट प्रिपेयर वन फॉर लाइफ. इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो मतलब यहाँ आप जो है एक पॉइंट और लिख सकते हैं. यहाँ आप ये एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द स्टेप इन दिस डायरेक्शन. ये पॉइंट मुझे बिल्कुल जस्ट अभी क्लिक किया है. मतलब यही होता है ना कि आप कभी कभी एग्जाम में होता है कि आपको चीजें आ रही होती हैं और आपको क्लिक नहीं करती हैं. ये पॉइंट जो है मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, जस्ट मैंने ये पूरा पढ़ा और एकदम से क्लिक किया कि यार ये मैंने मिस कर दिया, यहाँ ये लिखना चाहिए था न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो is a step towards this मतलब holistic development of the physical, intellectual and spiritual aspect of the life. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये है, ये ब्राउनी पॉइंट है. एनईपी जो है ब्राउनी पॉइंट है. ये अगर मैं ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एनईपी वाला पॉइंट और लिखती तो शायद मुझे 0.5 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल सकते थे. मतलब अगर जितने भी मार्क्स मुझे अगर इसमें मिल रहे होंगे कि 4 या फिर 4.5, तो 0.5 और हो सकते थे. मतलब 4.5 से 5 और हो सकते थे एनईपी वाले पे लिखने से. तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है कि करंट से जो है इसको रिलेट किया गया है. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो आंसर है उसमें मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए? मतलब इससे क्या होगा कि आप का जो एवल्यूएशन जो है वो अच्छा होगा. क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही अच्छा आंसर समझेंगे तो बहुत मतलब ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही अच्छा आंसर लिखेंगे समझेंगे तो आप जो कुछ जो आंसर जो आप ठीक ठाक नहीं लिख पाएंगे तो उनमें भी आपको लगेगा कि हाँ ये 4-5 नंबर तो मुझे उसमें मिल ही जाएंगे. तो आप एनालाइज करिए कि इसमें जो है कितने मार्क्स जो है इस आंसर में मिल सकते हैं, फिर उससे आपका खुद का एनालिसिस होगा. तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन में जो है एजुकेशन वाले क्वेश्चन में मुझे 8 में से कितने नंबर मिल सकते हैं. तो देखते हैं कि लोग कितने नंबर देते हैं. तो 8 में से कितने नंबर मिल सकते हैं आप नीचे कमेंट करिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड स्वामी विवेकानंद मेक इन अवेकनिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. 125 वर्ड का ये आंसर है. तो स्वामी विवेकानंद was a social reformer of the 19th century. He preached a message of strength, self-reliance throughout his life. As Rabindranath Tagore said, if you want to know India, study Vivekanand. In him everything is positive and nothing negative. तो ये जो है ये आपने बता दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है विवेकानंद के बारे में ये कहा था. फिर रोल प्ले बाय स्वामी विवेकानंद इन राइज ऑफ इंडियन नेशनल, he was a great architect of modern nationalism. He did not visualize India merely as a geographical entity. His lifelong mission was upliftment of masses and creating in them the pride in ancient glory and greatness of India. तो बेसिकली बहुत ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट थे वो मॉडर्न नेशनलिज्म के, और उनका जो मिशन था कि जो मासेस है उसको अपलिफ्टमेंट करना और उनके अंदर जो एंशिएंट ग्लोरी है और ग्रेटनेस है उसको क्रिएट करना. उन्होंने कंट्री को जो आइडिया दिया फीयरलेसनेस का और स्ट्रेंथ का, और उनका जो नेशनलिज्म था वो बेस्ड था ह्यूमैनिज्म पे, यूनिवर्सलिज्म पे. मतलब 2 कार्डिनल फीचर ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर, उसके बेसिस पे इनका जो नेशनलिज्म था वो बेस्ड था. स्वामी विवेकानंद ने जो है एडवोकेट किया फॉर द 4 पाथवे ऑफ अटेनिंग मोक्ष फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर एंड अटैचमेंट इन हिज बुक राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग.
फिर देन उसको कंक्लूड कर देंगे, स्वामी विवेकानंद, नेशनलिज्म इज डीपली रूटेड इन इंडियन spirituality and morality. His nationalism is associated with spiritualism. He contributed immensely to the concept of nationalism and played a special role in steering India into 20th century. A great philosopher who is steering India into the 20th century. तो ये था स्वामी विवेकानंद का योगदान हमारी नेशनलिज्म को जागरूक करने में। तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद का, ये फिनिश हो गया। ओके, बाकी ये 2020 का बैच है तो आप इसको देख सकते हैं। 2020 का बैच आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम फ्री डेली क्विज कराते हैं और आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पे डलते हैं। और बाकी तो आप मुझे यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।